हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज आपका इंग्लिश का दूसरा क्लास है। पहला क्लास आपका हो चुका है और प्रथम क्लास में हम लोग इंग्लिश के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस थे, बेसिक उसका थ्योरी था, सभी चीज़ों के बारे में पहली क्लास में डिस्कस हो चुका है। जाकर देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो ये क्लास आपका इंग्लिश स्पेशल बैच है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली क्लास जाकर देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है और किस प्रकार से आपको इंग्लिश में बताया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीके सीएचएसएल, या बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इंग्लिश पेपर कंपलसरी है। तो उन सभी एग्जाम्स को फोकस करके मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूँ। हर चीज़ आपको इसमें मिलेगा, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं जो भी पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, कोई भी रूल्स नहीं आपको पढ़ाता। आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल बारीकी से नोट्स बनाएगा। जो कुछ भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा सभी चीज़ आप नोट्स बनाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसे टॉपिक, कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, उसका 100% आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस को। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्लास आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेगा। आप कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सीक्वेंस से इस क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा। और जो भी आप पढ़ोगे यहाँ पे क्लास में पढ़ोगे, आप बिल्कुल इसको बारीकी से नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स के बिना आपका अधूरा रह जाएगा ज्ञान। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा फोकस करिएगा। और इंग्लिश कैसे पढ़ना है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करोगे तो वो चीज़ आपके कदमों में होगा। ठीक है, हर चीज़ का पढ़ने का एक तरीका होता है। जब तक आप उस चीज़ को सही ढंग से स्टडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे हो। ठीक है, इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ने का तरीका जानना है, स्ट्रैटेजी जाननी है, क्या है इसका सही ढंग से पढ़ना, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका पढ़ने का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखिए। वो चीज़ आपको क्लियर कर हो जाएगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंग्लिश में वोकैबुलरी पार्ट सबसे बेस्ट होता है। जब तक आपका वोकैबुलरी बेस्ट नहीं है आप डेफिनेटली इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ बात। ठीक है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली क्लास में हम लोग बात की थी इंग्लिश बेसिक्स के बारे में। तो एक बार उन सभी चीज़ों को एक बार मैं रिकॉल करके आपको बताता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, समझ पाओ। दोस्तों ध्यान रखना, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब तक आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे आप डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रथम क्लास से ही आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज कहा गया है इंडिया में। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, और लैंग्वेज क्या है सर? तो लैंग्वेज किसी भी इंसान अपने इमोशन, अपने फीलिंग, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को किसी दूसरे के सामने में रिप्रेजेंट करते हैं तो लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, तो उसे ही लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का अपना एक पहलू, अपना एक स्किल्स होते हैं। आप लैंग्वेज को सुन सकते हो, लिसनिंग कर सकते हो, लैंग्वेज को बोल सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो, रीड कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, राइट, कोडिंग कर सकते हो, मतलब इशारों में बात कर सकते हो। ये आपका लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रही है? कोई भी कंफ्यूजन है आपको? नहीं ना? उसके बाद बात करते हैं तो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक अपना स्टाइल होता है, जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट उसे कहते हैं, लैंग्वेज के राइटिंग स्टाइल को बताता है स्क्रिप्ट। और इंग्लिश पेपर में स्क्रिप्ट जो होते हैं वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। 26 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है लैंग्वेज को, और 26 लेटर्स को एक साथ मिला देने से अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है। और अल्फ़ाबेट दो कैटेगरी में डिवाइड है, पहला आपका वाउल्स एंड दूसरा आपका कॉन्सोनेंट। वाउल्स की बात करते हैं तो वाउल्स अपने आप में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। एंड कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट अपने आप में 21 होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। बात करते हैं 26 लेटर को, तो 26 लेटर को लिखने का दो मेथड होता है, पहला कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर को अपर केस कहा जाता है, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर को हम लोग लोअर केस कहते हैं। आपको पता होगा, पहली क्लास जाकर देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा वर्ड के बारे में। तो लेटर को एक साथ ग्रुप में लगा दोगे एक कंप्लीट मीनिंग के साथ तो वर्ड का निर्माण करता है, इसलिए वर्ड का डेफिनेशन हो जाता है ग्रुप ऑफ लेटर या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स, राइट। उसके बाद मैंने पढ़ा सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है? जब लेटर को ग्रुप में लगाओगे तो वर्ड का निर्माण करता है, जब वर्ड को ही आप ग्रुप में लगा दोगे एक कंप्लीट मीनिंग के साथ तो वो सेंटेंस का निर्माण करता है। इसलिए सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड सेंटेंसेस, राइट। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। पहला आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, राइट। ये 8 प्रकार के वर्ड्स आप में होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, A to Z कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा थ्योरी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आप
आपको नहीं छोड़ा जाएगा, एक कंप्लीट पैकेज के अनुसार आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बात करते हैं मेरे सीजीएल प्रीमियम मार्क्स 184.5 है और मेंस में मैंने अच्छा काम करके आया है, तो डेफिनेटली मैं पूरे अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगला क्लासेस। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा डे 2, आज आपका दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सेंटेंसेस है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी चीज सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर कर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि सेंटेंसेस क्या होता है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स अगर एक साथ अरेंज कर दोगे एक कंप्लीट मीनिंग के साथ तो वो सेंटेंस का निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड सेंटेंसेस। आप ध्यान से देखोगे सर तो ये राम जो है वो 3 लेटर का ग्रुप बना हुआ है, तो इसको हम लोग वर्ड कहेंगे। राइट, लेटर को ग्रुप में लगा दोगे एक मीनिंग के साथ तो वर्ड का निर्माण करता है, तो ये एक वर्ड हो गया। ये भी एक वर्ड है सर, इट्स 3-4 लेटर का ग्रुप बना हुआ है, तो ये आपका वर्ड हो गया। उसके बाद एंड भी एक वर्ड है, एप्पल भी आपका वर्ड है। तो देखोगे ध्यान से 1 2 3 4 वर्ड्स को एक साथ अरेंज किया गया है एक कंप्लीट मीनिंग के साथ। राम इट्स एन एप्पल मतलब राम सेब खाता है, तो यह इसका कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ये पूरा आपका सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब वर्ड को ग्रुप में लगा दोगे ना तो सेंटेंस का निर्माण करता है, ये आपको बात पता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, तो दे अपने आप में वर्ड हो गया, 4 लेटर का ग्रुप है। हैव भी अपने आप में वर्ड हो गया, कंप्लीटेड अपने आप में वर्ड हो गया, दिस अपने आप में वर्ड हो गया और प्रोजेक्ट अपने आप में वर्ड हो गया। तो ये भी कंप्लीट सेंटेंसेस है, कंप्लीट मीनिंग के साथ वर्ड का अरेंजमेंट है। दोस्तों ध्यान रखना, एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है, सेंटेंस तभी होता है जब उसमें अपना एक वर्ब हो, अपना एक एक्शन हो। तो इसमें एक्शन हो रहा है ना, राम सेब खाता है, तो खाना एक एक्शन हो गया। कंप्लीट करना, पूरा करना, यहाँ पर भी एक एक्शन हो रहा है। तो जिसमें एक्शन होता है, जिसमें स्टेट बताता है, पोजीशन हो, तो वो सब वर्ब की कैटेगरी में आता है। और सेंटेंस तभी सत्य होता है, सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसमें कोई वर्ब्स हो। तो इसमें वर्ब्स है ना, तो ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद जो तीसरा सवाल को देखोगे, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। लेकिन इसमें अगर देखोगे ना तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, राम एंड श्याम, इसमें कोई वर्ब्स नहीं दिख रहा है। और जब किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, तो ये सेंटेंस आपका नहीं हो जाएगा। ये तो वर्ड का ग्रुप है बट इसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी से बाहर हो गया। आ रहे समझ में, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ध्यान रखना, सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसमें कोई वर्ब्स हो, उसमें कोई एक्शन हो रखा हो। आ रहे समझ में। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। आप कहोगे सर आई हैव अ BMW कार, मेरे पास BMW कार है, तो यहाँ पर भी आप बताओगे सर यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, तो पोजीशन में सर है बता रहा है, सर मेरे पास BMW कार है, तो मेरा पोजीशन है ना BMW कार मेरे पास है, मुझे अधिकार है कार पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बता दिया। और पोजीशन बताने वाले भी वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हैव अपने आप में क्या है सर, वर्ब्स है। जैसे ही वर्ब्स आ गया सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी एक सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया। बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज किया गया है मीनिंग के साथ। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। अगली समझना चाहिए। राहुल एक वर्ड है, हैज़ एक वर्ड है, गोन भी एक वर्ड है, टू दिल्ली, तो यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, दिल्ली जाना, तो जाने में एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी वर्ब है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग के साथ आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस, ये सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। राइट, राहुल एक कार, तो इसको आप ध्यान से समझना, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी पोजीशन नहीं बता रहा है, कोई भी स्टेट नहीं है, मतलब इसमें वर्ब ही नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी से बाहर हो गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसके साथ, विद कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी से बाहर हो गया। यहाँ तक क्लियर कर समझ में आएगा आपको। चलिए अगला सवाल, मुस्कान हैज़ ए पेन, अब इसमें देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको पोजीशन बताने का काम हैज़ कर रहा है। मुस्कान के पास एक कलम है, तो डेफिनेटली पोजीशन बता रहा है, और पोजीशन बताने वाले वर्ड्स वर्ब की कैटेगरी में आता है। और जब सेंटेंस में वर्ब्स मौजूद हो तो वह सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंसेस, ये सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सेंटेंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, जब एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज करोगे एक कंप्लीट मीनिंग में तो उसे सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कोई भी मन में क्वेश्चन हो, कोई भी मन में क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, उसका आंसर मैं 100% देने का प्रयास करूँगा। और ध्यान रखना, ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए परफेक्ट है, ध्यान रखना, हर एग्जाम्स में आपको बेनिफिट करेगा। बस एक साथ पूरे क्लास को आप ध्यान से देख लीजिए। इस बैच में आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, ग्रामर, वोकैबुलरी, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद एस्से राइटिंग, सब कुछ आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ाऊँ सब कुछ आपको डिलीवर करूँगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट तभी होता है जब उसमें एक वर्ब हो, उसमें एक वर्ब हो। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वर्ब को समझना बेहद जरूरी है। इंग्लिश तभी समझ में आएगा जब आपका वर्ब्स कंप्लीट होगा, राइट ना। तो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, वर्ब लिस्ट कहाँ से मिलेगा, सब चीज़ के बारे में मैंने इंग्लिश स्ट्रैटेजी के वीडियो में बता रखा है, जाकर प्लीज़ उसे देखिए, आपको सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा। लगभग 1500 प्लस वर्ब्स लिस्ट मेरे पास है, वो चीज़ सब कुछ आपको डिलीवर करूंगा। बस आप इंग्लिश स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर कर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंग्लिश कैसे पढ़ना है, क्या है इसका ऑथेंटिक तरीका, सब कुछ उसमें मेंशन है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसके पास अपना एक वर्ब हो, तो यहाँ पे वर्ब होना जरूरी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कि सेंटेंस के साथ सर एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, या इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले मेन जो काम है मेरे को वर्ब समझना है, वर्ब्स के बारे में एक बार समझने का प्रयास करना। ठीक है, कोशिश करना समझना, इसलिए आपको सब कुछ क्लियर कर समझ में आएगा। राइट,
अगर हम वर्ब्स की बात करते हैं ना, तो वर्ब को एक्शन या डूइंग वर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है सर। एक्शन वर्ड टाइम टेकन वाली वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रोना, रोने में समय लगता है, तो वर्ब्स की कैटेगरी में आ गया, उसे एक्शन बता दिया। रोना, सोना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, ठीक है, दौड़ना, जाना, आना, खाना खाना, भोजन करना, शादी करना, ये सब एक्शन बताता है, राइट। ये टाइम टेकन वाले वर्ड्स है जिसमें समय लेता है, तो वो वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो जिस भी सेंटेंस, जिस भी शब्द में अगर एक्शन बता दे, डूइंग वर्ड बता दे, तो दिस इज कॉल्ड वर्ब। आ रहे समझ में? बात करते हैं वर्ब्स की, तो वर्ब अपने आप में पोजीशन भी बताने का काम करता है। तो पोजीशन का मतलब होता है सर अधिकार बताना, जैसे कि ये मार्कर मेरा है तो मैं इस पर अधिकार जता रहा हूँ, तो यहाँ पे पोजीशन हो गया, राइट। तो वो भी वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना। स्टेट का मतलब होता है सर अवस्था, आपका क्या अवस्थाएं हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर भी स्टेट बता दिया ना, मेरी अवस्था बताया जा रहा है। आ रहा है समझ में? उसके बाद बात करते हैं मुस्कान इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहाँ पे मुस्कान की अवस्थाएं बताई जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेट्स। आ रहा है समझ में? तो वर्ब ना कभी कभी एक्शन बता देता है, कभी डूइंग बता देता है, कभी पोजीशन बताने का काम करता है, कभी कभी वो स्टेट भी बताने का काम करता है, ध्यान रखना इस बात को। अगर हम कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसमें आपको सिर्फ वर्ब पता करना है और बताना है कि वर्ब किस कैटेगरी के है, क्या वो स्टेट बता रहा है, क्या वो पोजीशन बता रहा है, क्या वो एक्शन बता रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई एम हैप्पी। अगर पहले सेंटेंस में ध्यान से देखोगे ना, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी पोजीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा स्टेट बताने का काम किया, मेरी अवस्था बताया जा रहा है, तो यहाँ पे स्टेट बताने का काम किया सर। तो कहोगे सर क्या होगा इसमें वर्ब्स, तो एम जो है अपने आप में वर्ब की कैटेगरी में आ गया, यहाँ पे स्टेट बताने का काम किया, ठीक है। अगला सेंटेंस को देख लीजिएगा, कहोगे सर राधिका हैज़ अ BMW कार, राधिका के पास BMW कार है, तो यहाँ पे पोजीशन बताने का काम किया, मतलब अधिकार बताने का काम किया कि राधिका के पास एक कार है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्ब्स की कैटेगरी की बात करते हैं, तो हैज़ जो है ये एक वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा और यहाँ पे पोजीशन बताने का काम किया। ध्यान से समझना, ये एक अगर वर्ब्स को आप सही ढंग से नहीं सीखोगे ना, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अधूरे ज्ञान के पीछे हो, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, कभी भी इंग्लिश को हिंदी से रिलेट कर मत पढ़ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश कमज़ोर होने का यही मतलब होता है कि वो इंग्लिश को हिंदी से रिलेट कर पढ़ने लगता है। वर्ब को क्रिया से याद करेंगे, भाई कैसे पढ़ोगे ऐसे, भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को सीखना है तो लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको हिंदी फेंट के पढ़ने लगो। आप ही बताओ ना यार, क्या आप हिंदी सीखे हो तो हिंदी को सीखने के लिए क्या उर्दू का सहारा लिए थे? नहीं ना। तो उर्दू का सहारा नहीं लिए तब भी आप हिंदी फराटेदार बोलते हो, कैसे बताओ, रीज़न बताओ इसका। हिंदी को हिंदी से सीखा था तुमने, तो उसी प्रकार आप इंग्लिश को इंग्लिश से सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे। बात समझ में आया? तो इसीलिए इंग्लिश टू इंग्लिश सीखिए, ज़्यादा मजा आएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार बताना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अधिकार बता रहा है BMW कार राधिका के पास है, तो यहाँ पे पोजीशन बता दिया। अगले सेंटेंस में देखो ध्यान से, कहता है राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे ना, तो गोइंग मतलब क्या होता है सर, जाना होता है, तो यहाँ पे स्टेट एक्शन बता दिया कि राम और श्याम जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्शन बताने का काम किया। गोइंग भी अपने आप में वर्ब है, और ये आर जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है, इसे आगे मैं बताऊंगा वर्ब्स की टाइप्स में, ठीक है। अगला वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, डूइंग मतलब यही डूइंग वर्ड बताता है सर, एक्शन बता रहा है, तो इसमें भी आपको एक्शन बताने का काम किया, तो डूइंग अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, राइट। आर भी अपने में वर्ब है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब है, आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल को ध्यान से देखो, कहता है सर आई डू नॉट ईट एन एप्पल, यहाँ पर भी आपको एक्शन बताने का काम किया, एक्शन या डूइंग आप कह सकते हो, यहाँ पे ईट जो है ना ये वर्ब्स की कैटेगरी में आ गया, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, राइट। अगला सवाल देखो, राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे इज अपने आप में वर्ब है, और आप मुझे बताओ सर ये जो इज है वो क्या बता रहा है, क्या वो एक्शन बता रहा है, क्या वो डूइंग है, या आपका पोजीशन है, या स्टेट है? तो आपको सर ये स्टेट है, अवस्थाएं बताई जा रही है, राधिका जो है एक ब्यूटीफुल लड़की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका स्टेट बताने का काम किया, तो यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? अगला सवाल को देख लीजिए, राम प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, खेलना, तो यहाँ पे वर्ब बताया सर एक्शन वाला वर्ब्स। अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट किया करो, सब कुछ आपका डाउट क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। अगर चाहो तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं वर्ब्स के टाइप्स में, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले इसको बढ़िया से नोट करिए। हो गया ना? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ब्स के टाइप्स के बारे में, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपको समझ में आ गया ना सब कुछ, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? चलिए वर्ब्स की बात करते हैं, तो वर्ब्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, पहला आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में वर्ब एडवांस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लेना, पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। जो कुछ यूजेज है आने वाले चैप्टर में मैं वो सब चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, हमेशा सीक्वेंस से वीडियो देखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स की, तो फाइनाइट वर्ब्स अपने आप में दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका रेगुलर वर्ब्स, इसी को मेन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, यही मेन चीज़ होता है इंग्लिश को सीखना, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ आपको याद नहीं करोगे आप अगर, तो डेफिनेटली इंग्लिश में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, ठीक है, पीछे हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, इस चीज़ को समझना, ये पूरा आपको लगभग 1500 प्लस वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मेन वर्ब की बात करते हैं तो रोना, सोना, जाना, लिखना, पढ़ना, ये सब आपका मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है। टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू एंजॉय, टू डू, टू मेक, ये सब आपका क्या है सर, रेगुलर वर्ब या मेन वर्ब, जो कि आपको 1500 प्लस
1500 प्लस आपको वर्ब लिस्ट मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? इंग्लिश स्ट्रैटेजी जाके वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कहाँ पे आपको मिलेगा। मैं खुद ये चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ फाइल में, आपको सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी कैटेगरी का। तो दूसरी कैटेगरी आपका है सर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है, ध्यान रखना। ऑक्सिलियरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, दोनों सेम होता है। अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी है, टू कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आपका मॉडल ऑक्सिलियरी और दूसरा आपका सर प्राइमरी ऑक्सिलियरी, ठीक है। मॉडल की बात करते हैं तो मे, माइट, ये सब अपने आप में मॉडल्स हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव टू, हैड टू, मस्ट, ऑट टू और नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये आपका सेमी मॉडल्स है। इसको हम लोग डिफेक्टिव मॉडल भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मॉडल चैप्टर में हम लोग सभी चीज़ के बारे में समझेंगे, इसका यूजेस कहाँ पे है, कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, सिर्फ आपको समझना है। ये सब मॉडल की कैटेगरी में आएगा। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव टू, मस्ट, आउट टू, राइट। नीड, डेयर, यूज्ड टू, इन सभी का यूजेस हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉडल चैप्टर में। अब बस आप खाली इतना समझो, ये बेसिक बात है, इसको ध्यान से पहले समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी होता है सर, ये होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपका बी फॉर्म है। उसके बाद हैव फॉर्म की बात करते हैं तो हैव, हैज, हैड, ये सब आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। उसके बाद डू फॉर्म की बात करते हैं तो डू, डज, डिड, ये सभी जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये सभी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करता है सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपका हो गया वर्ब्स की कैटेगरी, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो टू कैटेगरी है, रेगुलर वर्ब, मेन वर्ब, ये आपको याद करना है, 1500 प्लस वर्ब्स। उसके बाद एक होता है सर ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं और ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, पहला आपका मॉडल और दूसरा आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सब आपके सामने इंक्लूडेड है, इसको भी बढ़िया से नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट करिए इसको। हो गया, चलिए अब देखिए ध्यान से इसको, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वर्ब्स की फॉर्म की बात करते हैं। वर्ब का एक अपना रूप होता है, अपना चेहरा होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये बेसिक बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, इसको समझना जरूरी है। इंग्लिश के ग्रामर को समझना है तो ये सब चीज़ आपको याद होना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए आपका अभी मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सभी को नोट्स बनाइएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये 5 फॉर्म में होते हैं, वर्ब का 5 रूप होता है, पहला V1, दूसरा V2, तीसरा V3 और चौथा आपका V4 और पाँचवा आपका V5, ठीक है। अगर V1 की बात करते हैं, ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपके सामने प्ले है, ये आपका V1 है, ठीक है। गो की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में V1 है। मेक की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में V1 है। अगर हम बात करते हैं सर इंजॉय, तो इंजॉय भी अपने आप में V1 की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यह बेसिक वर्ब है, राइट। अगर हम बात करते हैं V2 या V3, तो अगर V1 में इसमें अगर डी या ईडी ऐड कर दोगे पीछे से, तो ये V2 या V3 का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने प्ले है, तो ये अपने आप में V1 है, ये अपने आप में क्या है सर, V1 है। जैसे ही इसमें अगर ईडी को ऐड करोगे तो प्लेड बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड V2 या V3, राइट, ये जनरल बात है। उसके बाद बात करते हैं सर इंजॉय, तो इंजॉय अपने आप में V1 की कैटेगरी में है और जैसे ही इसमें ईडी ऐड करोगे ना, तो ये बन जाता है सर V3 या V2। क्लियर कट यहाँ समझ में आया। उसके बाद V4 की बात कर लेते हैं। तो V1 में अगर ING ऐड करते हैं तो वो V4 का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने सर प्ले है, तो ये अपने आप में V1 की कैटेगरी में है। जैसे ही इसमें ING ऐड कर दोगे तो ये V4 की कैटेगरी बन जाता है। जैसे कि डू है, तो डू अभी V1 की कैटेगरी में है। जैसे इसमें ING ऐड कर दोगे तो V4 का निर्माण करता है। जैसे कि गो है, तो गो भी अपने आप में V1 की कैटेगरी में आता है और जैसे ही इसमें अगर ING ऐड करोगे तो V4 का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना, किसी भी वर्ब्स के लास्ट में ING आ जाए तो V4 की कैटेगरी में आता है, V4 की कैटेगरी में आता है। V5 की बात करते हैं तो V1 में एस या ES को ऐड कर देने से V5 का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए प्ले अभी आपके आप में जो है वो सिर्फ V1 है, रेगुलर वर्ब्स है। जैसे इसमें एस लगा दोगे तो बन जाएगा V5, राइट। अगर हम बात करते हैं डू, तो डू अपने आप में V1 है। जैसे इसमें ES ऐड करोगे तो बन जाएगा V5। गो है, तो गो में ES ऐड करो, गोस, ये अपने आप में V5 का निर्माण करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, जो कि आपके सामने है। ये सब चीज़ सीखना जरूरी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, इसको समझना जरूरी है। आने वाले चैप्टर को अगर समझना है कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है, रूल को याद नहीं करना, तो इस चीज़ को आप स्किप मत करना, जरूरी है ये, ठीक है। ये क्या है समझिएगा ध्यान से। पूरे इंग्लिश ग्रामर में 30 ऐसे वर्ब्स होते हैं, 30 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका फॉर्म सेम होता है, ध्यान रखना। बहुत सारे बुक्स में जाओगे तो 30 नहीं रहता है, 15 या 14 रहता है, लेकिन मैंने बहुत सारे बुक्स से, इंटरनेट से कलेक्ट कर 30 ऐसे वर्ब्स निकाले हैं जिनका V1, V2, V3 तीनों एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कट आप लोगे तो कट का V2 कट होता है, V3 कट ही हो जाएगा, राइट। मतलब ऐसा 30 वर्ब है जिसका V1, V2, V3 एक समान होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे रीड बोलते हैं, रीड, रेड, रीड सेम है दोनों। तो ये चीज़ आपको कंपलसरी याद करना है। तो भैया ये कहाँ से मिलेगा, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पाना है ना, इस लिस्ट को पाना है तो आपको करना क्या है कि चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे फेसबुक लिंक, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, सभी पर जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाएंगे, अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये कंपलसरी है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो बढ़िया से, आने वाले चैप्टर आपको समझ में आए, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बुक्स में अवेलेबल नहीं है, बुक्स में बहुत कम अवेलेबल है। उसके बाद जो अगला सेक्शन है, ध्यान रखना, 150 प्लस वर्ब्स ऐसे हैं, 150 प्लस वर्ब ऐसे हैं जो डिफरेंट फॉर्म
में आते हैं जिनका V1 V2 V3 तीनों डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए इट हो गया, तो इट का V2 एट हो गया, उसके बाद V3 हो गया इटन। तो आप देखोगे ना तो तीनों अलग अलग है, राइट ना। इस चीज़ को ध्यान से समझना। मतलब 30 गो और यहाँ पे 150, मतलब 180 वर्ब्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। बाकी 180 वर्ब्स को छोड़ के जो भी वर्ब है इस रूल को फॉलो करेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका भी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि गो है, गो का वेंट और गोन हो गया, अलग अलग डिफरेंट इसका फॉर्म है। तो इसका भी लिस्ट आपको PDF फाइल में ही मिलेगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, सभी पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी चीज़ आपको याद करनी है। ये चीज़ आपको टेंस में क्लियर कर गया। जो भी फॉर्म्स मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, ये सभी चीज़ टेंस में, मॉडल्स में आपको क्लियर करेगा। और जो भी चैप्टर आएंगे उन सभी चैप्टर में इसका यूजेस है, तो ध्यान से समझना। अगर हम बी की बात करते हैं तो V1 की बात करते हैं, तो V1 आपका M और R है। कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब की तरह काम करने लगते हैं। वॉइस में जाओगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है ना। तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हेल्प होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा कि I के साथ M क्यों लगता है, U के साथ R क्यों लगता है, सब कुछ आपको यहाँ से क्लियर कट होगा। पहले एक बार इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, और टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद V2 की बात करते हैं, तो वाच और बर्ड जब मेन वर्ब की तरह काम करे ना, तो यह V2 की तरह काम करता है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद बीन की बात करते हैं तो V3 है, बीइंग की बात करते हैं तो V4 है, और इज जो है, अगर इज मेन वर्ब की तरह काम करे तो यह V5 की तरह काम करता है, ध्यान रखना। हैव की बात कर लेते हैं ना, तो हैव अपने आप में सर V1 की कैटेगरी में आता है। जब हैव मेन वर्ब की तरह काम करे तो V1 की कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हैड की बात करते हैं, तो हैड V2 है, हैड भी आपका V3 है, हैविंग आपका V4 है, और हैज अपने आप में V5 है। आ रहा है समझ में? चलिए, उसके बाद बात करते हैं V1 की कैटेगरी में, तो V1 में आपका डूजो है ना, ये V1 है। V2 की बात करते हैं तो डिड हो गया, V3 की बात करते हैं तो डन हो गया, डूइंग की बात करते हैं तो V4 हो गया, डज हो गया अपने आप में सर V5। यहाँ तक समझ में आया? कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक चीज़ आप मुझे बताना, इस सभी में से आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे देख लो सर, ये जो है V5 ना, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो इसे हम लोग सिंगुलर फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे सर? सिंगुलर फॉर्म। इसे हम लोग प्लुरल फॉर्म कहेंगे। तो सिंगुलर और प्लुरल कहाँ पे सिखाएंगे सर? सिंटैक्स चैप्टर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी करिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब जो मेन पार्ट होता है सर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान से समझना। वर्ब्स के बारे में आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि सेंटेंस में या सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। वर्ब्स के बारे में आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये डूअर होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस में जो डूअर हो, मतलब जो काम करता हो सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि राम बाजार जा रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है? आपको सर राम, तो राम में तो काम कर रहा है ना, तो राम डूअर हो गया, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अगर आपसे कोई कहा जाए मैं आम खा रहा हूँ, तो भाई इसमें कौन काम कर रहा है? तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो इसी को डूअर कहते हैं। तो डूअर का मतलब होता है जो काम करता हो, ठीक है, जो सेंटेंस में हेड हो, मालिक हो, उसे कहा जाता है डूअर। तो सब्जेक्ट डूअर होता है कोई भी सेंटेंसेस में, ध्यान रखना इस बात को। और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो ये नॉन डूअर होता है, मतलब जो काम नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आम खा रहा हूँ, तो इसमें कौन काम नहीं कर रहा है? आपको सर आम काम नहीं कर रहा है, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। बात को गहराई से समझना। उसके बाद बात करते हैं, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, मतलब या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन के बारे में आपको पता है सर, नेमिंग वर्ड। दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन होती है, जिसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जिसे नहीं भी देख सकते वो भी नाउन होता है। और जो भी नाम है आपका, मंथ का नाम, डेट का नाम, ये सब आपके नाउन की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब नाउन है। सब्जेक्ट के नाम नाउन है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब नाउन की कैटेगरी में आता है। 1 2 3 नाउन हो गया, राइट ना। और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता या तो आपका प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है ना, वो वर्ब्स के हमेशा पहले होते हैं। क्या होता है? वर्ब्स के हमेशा पहले हो जाएगा, वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो वर्ब के बाद होता है। क्या होता है सर? वर्ब के बाद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट होगा, और प्रीपोजिशन के बाद वाले जो भी होगा वो सब होगा सर ऑब्जेक्ट। ये सब ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये जनरली फर्स्ट में होता है। ये बेसिक फोकस मत कीजिएगा इस पर, क्योंकि सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी होता है, या कभी कभी अंडरस्टूड भी होता है, छुपा भी रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये जनरली लास्ट में होता है, ठीक है। ये बेसिक बात है, बचपन वाली बात है, समझना ध्यान से। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में कभी कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है, गारंटी है मेरी। बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस, इसमें आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, और कौन से वर्ब होंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस देखो ध्यान से, राजू इज गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर यहाँ पे राजू जो है वो नाउन है, और इज गोइंग वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है ना। तो वर्ब के पहले आने वाले जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। देखो, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है। तो राम क्या है, राजू क्या है सर, नाउन है ना, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बात को गहराई से समझ रहा हूँ। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो टू जो है ना, अपने आप में सर प्रीपोजिशन है। क्या है सर? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद वाले जो भी होता है, प्रीपोजिशन के बाद वाले जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो टेम्पल हो गया वो क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के होने के लिए इसको नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है। तो टेम्पल क्या है? नाउन है ना, टेम्पल को देख सकते हैं ना, तो नाउन की कैटेगरी में आ गया, राइट। तो ये समझ में आ गया।
तो इस प्रकार आपको सेंटेंस के पार्ट बाई पार्ट बांट कर आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वर्ड कैसे यूज हुआ है। सब कुछ यूज का खेल है, ध्यान रखना। जब तक आप यूजेस नहीं समझोगे तो इंग्लिश को गहराई से नहीं समझ पाओगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करना, कहता है सर राखी ऑलवेज गोज टू टेंपल, राखी ऑलवेज गोज टू टेंपल। तो यहाँ से ध्यान से समझोगे तो आपको सर गोज अपने आप में वर्ब की कैटेगरी में आता है। गोज जो है वो वर्ब की कैटेगरी में आता है, और गोज के पहले जो भी होगा ना वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है। लेकिन वर्ब के पहले यहाँ पे ऑलवेज आया, क्या ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन है? आपका कोई सर ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये एक जनरल पार्टिकल है, राइट। तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं होगा। राखी का होगा सर, राखी जो है वो नाउन है, तो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया, तो यहाँ पे राखी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टू अपने आप पे सर प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो भी होगा सर ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है। तो टेंपल नाउन है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस को देख लीजिए, सर दे हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि सर कंप्लीटेड अपने आप में मेन वर्ब है, हैव अपने आप में सर हेल्पिंग वर्ब है, और इसके पहले वाले जो भी होगा सर सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट होने के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है। तो क्या दे नाउन है? नहीं, दे क्या सर प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो दे प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बात करते हैं सर वर्ब के बाद में जो भी होता है ना वो सभी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। सर वो सब ऑब्जेक्ट है, आ रहा है समझ में? इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दिस क्या है सर? दिस एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो नाउन की कैटेगरी में आता है, और नाउन के पहले जो भी वर्ड यूज होता है दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसके बाद चौथा नंबर सवाल में ध्यान से समझना, कहोगे सर यहाँ पे आप एक चीज फोकस करना, ये जो ऑफ है ना वो ऑफ अपने आप में सर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो भी होता है ना वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में होता है। तो ये सभी अपने आप क्या सर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट तभी सत्य होता है जब वो नाउन या प्रोनाउन हो। आपको सर क्वेश्चंस नाउन की कैटेगरी में आता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जो भी है वो सभी ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना, आप ना ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कंफ्यूज एक वर्ब है, और वर्ब के बाद वाले क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान से समझ लेना कि सब्जेक्ट या तो डूअर होगा या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट वर्ब के पहले यूज होगा, प्रीपोजिशन के पहले यूज होगा, और ऑब्जेक्ट होता है नॉन डूअर, जो सब्जेक्ट में काम नहीं करता हो। और ये नाउन या प्रोनाउन होगा, ये वर्ब के बाद होगा, प्रीपोजिशन के बाद होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए बढ़िया से।